How was indigo cultivated? So in the last video, we discussed that many Scottish men and Englishmen were coming to India, and many company officials also left their job to do the business of indigo plantation. Because the demand for Indian indigo had grown in the world market, and that's why the people from all over the world started looking up to India for their for making up their profits. सो अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये लोग आ तो रहे थे इंडिया में और प्लांटेशन का बिजनेस करने की सोच रहे थे, बट ये सब उन्होंने किया कैसे? कैसे वो लोग आए? किस तरीके से वो इंडिगो प्लांटेशन करते थे? किस तरीके से वो इंडिगो को कल्टीवेट करते थे? सो देयर वर टू मेन सिस्टम्स ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन. तो इंडिगो कल्टीवेट करने के, इंडिगो को उगाने के दो मेन सिस्टम थे, दो मेन तरीके थे, कैसा कह सकते हैं हम. पहला था निच और दूसरा है रेवती. Within the system of niche cultivation, the planter produced indigo in lands that he directly controlled. तो अगर हम निच सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम में क्या होता था कि जो प्लांटर है वो उस जमीन में इंडिगो को उगाता था जो कि वो डायरेक्टली कंट्रोल करता है. मतलब कि उसको डायरेक्टली वो चलाता है, उसको कंट्रोल करता है. चाहे तो उसने उस जमीन को खरीद रखा हो, अब खरीदेगा तो वो खुद उसका ओनर होगा तो डेफिनेटली उसको डायरेक्टली कंट्रोल करेगा, या फिर उसने किसी से रेंट पे वो जमीन ले रखी हो, किसी जमींदार वगैरह से उसने वो जमीन रेंट पे ले रखी हो. तो बेसिकली निच सिस्टम में क्या होता था कि जो प्लांटर है, मतलब कि जो इस प्लांटेशन को स्टार्ट करवा रहा है, जो इंडिगो उगवा रहा है, वो पर्सन इस लैंड को जिस पे इंडिगो उगाई जा रही है उसको वो डायरेक्टली कंट्रोल करता है. और वो करता क्या था? वो हायर्ड लेबरर्स को इस पे लगाता था जमीन को. वो खुद इस जमीन में खेती नहीं करता था. वो क्या करता था? वो लेबरर्स को हायर करता था और फिर उनसे इस खेत में जो इंडिगो है वो उगवाता था. So basically in this video we are going to talk about mainly niche system, and in the later videos we will discuss about Rioti system. So what was the problem with niche cultivation? हमने अभी जस्ट पढ़ा कि niche cultivation या niche जो सिस्टम था उसमें क्या था कि इसमें जो प्लांटर है वो डायरेक्टली कंट्रोल करता था लैंड को, चाहे वो उसने खुद ने खरीदी हो या फिर उसने किसी से रेंट पे ली हो, और वो लोगों को हायर करके इस जमीन पे खेती करवाता था इंडिगो की. बट इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी थी. हर एक जो सिस्टम है वो एकदम साफ सुथरा नहीं होता. अगर उसकी कुछ अच्छाइयां हैं तो उसकी कुछ बुराइयां भी होती हैं. द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपैंड द एरिया अंडर निच कल्टीवेशन. अब जो लोगों ने ये निच कल्टीवेशन स्टार्ट की थी, अब उनको एक दिक्कत आ रही थी कि अगर वो अपने इस सिस्टम को, अपने प्लांटेशन को बढ़ाना चाह रहे हैं तो वो उसको बढ़ा नहीं पाते थे, क्योंकि कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? ज्यादा जमीन चाहिए. बट प्रॉब्लम क्या आती थी कि एक जगह पे बहुत बड़ी जमीन जो है वो नहीं मिल पाती थी. ऐसा होता था कि कहीं पे छोटे छोटे टुकड़े आपको लैंड के मिल जाएंगे कि एक जगह यहाँ पे मिल गया, एक जगह यहाँ पे मिल गया, एक जगह यहाँ पे मिल गया. मतलब छोटे छोटे लैंड के टुकड़े अलग अलग जगह पे मिलते थे. किसी एक जगह पे बहुत बड़ा जो लैंड का टुकड़ा है वो पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था. अब ऐसा होता है ना कि अगर एक ही जगह पे पूरा लैंड बहुत बड़ी हो तो उसी में सारा सिस्टम हो जाएगा, उसी में आप जो भी प्लगिंग वगैरह है वो कर लोगे, उसी में सारा कुछ अच्छे से हो जाएगा. बट अगर आपके पास जमीनें दूर दूर हैं तो उसके लिए हर एक जमीन के लिए अलग से रिसोर्सेज लगेंगे, उसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं. तो इसीलिए हमेशा बेटर होता है कि आप बड़े, अगर आपको बड़े लेवल पे प्लांटेशन या कोई भी खेती बाड़ी करनी है तो आप एक ही बड़े से टुकड़े पे जमीन के पे कर लो, भले ही मतलब बजाय इसके कि आप छोटे छोटे टुकड़ों पे अलग अलग जगह पे करो. तो इंडिगो कुड बी कल्टीवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड्स. तो जो इंडिगो है उसको सिर्फ और सिर्फ उपजाऊ जमीनों पे ही उगाया जा सकता था. मतलब कि इंडिगो ऐसा पौधा है जिसको कि बहुत ज्यादा फर्टिलिटी चाहिए होती है, उसके लिए बहुत ही उपजाऊ जमीन चाहिए होती है, ऐसी जमीन जिसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन वगैरह हो ताकि पौधा अच्छे से उग पाए. एंड दीज वर ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड. और जितनी भी जमीनें थी ना वहां पे आसपास वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड थी. मतलब कि वहां पे आसपास बहुत ज्यादा लोग रह रहे थे. ओनली स्मॉल प्लॉट स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड. अभी मैंने आपको बताया कि जो छोटे छोटे स्मॉल प्लॉट्स हैं जो कि स्कैटर्ड थे, मतलब इधर उधर फैले हुए थे, आप उनको खरीद सकते हो. बट एक बड़ा सा जमीन का टुकड़ा लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा था. Planters needed large areas in compact blocks to cultivate indigo in plantation. अब जो ये planters थे उन्हें क्या चाहिए था? लार्ज एरिया चाहिए था, बहुत ही बड़ा एरिया चाहिए था कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स में. मतलब कि एक साथ बहुत बड़ा एरिया चाहिए था, ठीक है, ताकि वो इंडिगो की प्लांटेशन कर पाए. Where could they get such land from? अब उनको ऐसी जमीन मिलती कहां से वो इस तरीके से बहुत बड़ा जो टुकड़ा है जमीन का वो ले सकते हैं. They attempted to lease in the land around the indigo factory and evict the peasants from the area, but this always led to conflict and tension. अब क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा जमीन का जो जमीन है वो एक साथ चाहिए थी, तो उसके लिए उन्होंने क्या सोचा कि चलो जो इंडिगो की फैक्ट्री है, फैक्ट्री मतलब जहाँ पे
इंडिगो के पौधे से नील बनाई जाती है, रंग निकाला जाता है। तो वो फैक्ट्री जो है उसके आसपास इन लोगों ने क्या किया, मान लो ये फैक्ट्री है तो इसके आसपास की जो जमीन है उसमें कोशिश की कि वहां के जो पेजेंट्स है, वहां पे जो खेती कर रहे हैं लोग, जो किसान हैं, उनसे जो जमीन है वो रेंट पे ले ली जाए। उनसे कहा जाए कि भाई आप इस जमीन पे खेती ना करें, इसके बजाय हमें अपनी जमीन दे दें रेंट पे, हम उसके बदले आपको रेंट देंगे। तो ऐसा इन जो कंपनी के लोग थे या जो दूसरे इंग्लिश मैन वगैरह आए थे उन्होंने कोशिश की ऐसा करने की। बट ऐसा क्या होता था कि द एंड evict द peasants फ्रॉम द एरिया, और वो लोग को क्या करना पड़ता था कि यहाँ पे जो पेजेंट्स रहते थे, जो किसान यहाँ पे खेती करते थे, उनको बोला जाता था कि भाई आप अपनी जमीन को छोड़ के चले जाओ और इसके बदले हम आपको रेंट वगैरह देंगे और हम यहाँ पे खेती करेंगे। बट प्रॉब्लम ये आती थी कि अब कोई जो पर्सन है वो इतने टाइम से उस जमीन पे खेती कर रहा है, उसका जो घर है वो उस खेती से चलता है, और मतलब इतना आसान नहीं होता ना अपनी जमीन को छोड़ना, उसे रेंट पे देना या उसे बेचना। तो जो किसान थे वो इतनी जल्दी रेडी नहीं होते थे अपनी जमीन को लीज आउट करने के लिए। बट दिस ऑलवेज लेड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन, और इसी वजह से क्या होता था कि कॉन्फ्लिक्ट होती थी, मतलब कि मतभेद हो जाते थे, टेंशन पैदा हो जाती थी कि जो ऑफिशियल्स वगैरह हैं, जो बिजनेसमैन है, जो प्लांटर्स हैं, वो चाहते थे कि यहाँ से जो पेजेंट्स हैं वो छोड़ के चले जाएं और हमें रेंट पे अपनी जमीन दे दे। बट प्लांटर्स क्योंकि इतनी जल्दी रेडी नहीं होते थे तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते थे, मतभेद हो जाते थे। जो पेजेंट्स रहते थे वो कहते थे कि नहीं हम नहीं जाएंगे, ये हमारी जमीन है। तो थोड़ा सा मुश्किल होता था प्लांटर्स के लिए एक बड़े जमीन के टुकड़े को एक्वायर करना। नॉर वॉज लेबर इजी टू मोबिलाइज। अब एक दिक्कत तो जमीन की थी, दूसरी ये थी कि जो लेबर है वो भी इतनी जल्दी से नहीं मिल पाता था जिस टाइम पे चाहिए। अ लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड अ वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट। अब क्योंकि इतना बड़ी जमीन पे अगर आप खेती कर रहे हो तो उसके लिए क्या चाहिए होगा कि ज्यादा लोग चाहिए होंगे खेती करने के लिए। बट प्रॉब्लम ये आती थी कि एक साथ जो है इतने सारे लेबर नहीं मिलते थे, क्योंकि जिस टाइम पे इंडिगो की खेती के लिए प्लांटर्स को लेबर्स चाहिए होते थे, उस टाइम पे ही जो लेबरर्स थे वो भी अपने अपने जो जमीनों पे राइस कल्टीवेशन में बिजी रहते थे। तो मतलब कि मेनली लेबरर्स क्या करते थे, वो अपना उनका कोई छोटा सा जमीन का टुकड़ा रहता था जिसपे वो अपनी राइस की कल्टीवेशन वगैरह करते थे। मतलब ऐसा तो होता नहीं है कि कोई पर्सन टोटली एक ही चीज पे डिपेंड करे कि हम इंडिगो की खेती कर रहे हैं। तो जो लेबर्स वगैरह रहते थे वो राइस कल्टीवेशन में भी बिजी रहते थे, चावल की खेती में बिजी रहते थे। अब प्लांटर्स को जिस टाइम पे इंडिगो की खेती के लिए लोग चाहिए तो उस टाइम पे इतनी आसानी से मिल नहीं पाते थे, क्योंकि लोग चावल की खेती में बिजी रहते थे। निच कल्टीवेशन ऑन अ लार्ज स्केल ऑल्सो रिक्वायर्ड मेनी प्लग्स एंड बुलक्स। अब क्योंकि निच कल्टीवेशन है, बड़े लेवल पे हो रहा है, तो इसमें क्या होता था कि एक साथ बहुत सारे जो प्लग्स हैं, मतलब कि जो हल वगैरह हैं वो चाहिए होते थे। बुलक्स, अब हल जो है वो कैसे चलता है, आपने देखा होगा, आगे बैल रहती है और पीछे जो है हल जो है चलाया जाता है। मतलब बैल जो है हल को खींचता है, प्लग को खींचता है और फिर उसमें बीज वगैरह डाले जाते हैं और इस तरीके से खेत को जोता जाता है। तो क्योंकि बड़े लेवल पे सब कुछ हो रहा है तो उसके लिए ज्यादा प्लग्स चाहिए होंगे, ज्यादा बुलेट्स बैल चाहिए होंगे। 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लग्स। अगर 1 बीघे जमीन पे आपको कल्टीवेशन करनी है तो उसके लिए 2 प्लग्स चाहिए थे, 2 हल चाहिए थे। दिस मीन दैट अ प्लांटर विद 1000 बीघास वुड नीड 2000 प्लग्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी प्लांटर के पास 1000 बीघे जमीन है तो उसके लिए उसको 2000 प्लग्स की जरूरत थी। इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लग्स वाज अ बिग प्रॉब्लम। अब इतने ज्यादा आप टूल्स वगैरह खरीदोगे, तो जैसे प्लग्स खरीदे हैं तो ऐसा तो होता नहीं कि चीजें कभी खराब नहीं होती। तो अगर चीजों को आप खरीद रहे हो तो आपको उनको मेंटेन भी करना होता है, अगर कुछ खराब हो गया उसे ठीक वगैरह कराना, तो ये सबका भी खर्चा होता है। तो इतने बड़े लेवल पे चीजों को खरीदना, इन्वेस्ट करना परचेज करने में, मतलब कि 2000 प्लग्स को आप खरीद रहे हो, फिर उनकी मेंटेनेंस कुछ खराब वगैरह हो जाए तो उसे ठीक करवाना, तो इस सब में बहुत ज्यादा खर्चा आता था और ये एक बड़ी दिक्कत का काम था। Nor could supplies be easily got from the peasants since their plugs and bullocks were busy on their rice fields. Again, exactly at the time that the indigo planters needed them. अब जब इतनी ज्यादा दिक्कत आने लगी कि भाई 2000 प्लग्स हम कहाँ से खरीदें, कैसे उनकी मेंटेनेंस वगैरह करेंगे, पैसा बहुत ज्यादा लगेगा खरीदने में, तो उन लोगों ने दूसरा सिस्टम ये भी सोचा कि क्यों ना हम जो लेबरर्स हैं उनसे ही उनके प्लग्स मंगा लें, कि ठीक है जब आप यहाँ पे आओगे काम करने तो अपने अपने हल वगैरह जो है साथ में लेते आना, ताकि खेती में हो सके उससे। बट प्रॉब्लम ये थी कि जिस तरीके से लेबर की अवेलेबिलिटी उसी टाइम पे मुश्किल हो जाती थी जिस टाइम पे इंडिगो की खेती के लिए चाहिए, क्योंकि जो लेबर्स थे वो अपनी राइस कल्टीवेशन में बिजी रहते थे। अब राइस कल्टीवेशन में भी वो लोग भी तो प्लग्स वगैरह का इस्तेमाल करेंगे ना, तो इसलिए जो लेबरर्स थे वो भी अपने प्लग्स वगैरह इंडिगो की खेती के लिए नहीं ला पाते थे, क्योंकि वो वहां पे अपनी राइस कल्टीवेशन के लिए उसे यूज कर रहे थे। तो ये प्रॉब्लम, मतलब टूल्स के अरेंजमेंट में भी प्लांटर्स को दिक्कत आ रही थी। Till late 19th century, planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation. और इसीलिए 19th century के एंड तक जो प्लांटर्स थे वो
मतलब रिलक्टेंट मतलब क्या होता है, बचना किसी चीज से, अपने आप को रोकना कुछ करने से। तो प्लांटर्स क्या कर रहे थे, वो अपने एरिया को, जो उनके कल्टीवेशन के अंडर एरिया है, जिस लैंड पे वो खेती कर रहे हैं, उसको बढ़ाने से रोकते थे, कि मतलब वो और ज्यादा लैंड को एक्वायर करने से बच रहे थे। जितनी थोड़ी लैंड है वो उसी पे खेती कर रहे थे इंडिगो की निच कल्टीवेशन के अंडर, राइट। सो लेस देन 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वाज अंडर दिस सिस्टम। मतलब कि उस टाइम पे जितने भी जमीन पे इंडिगो उगाई जा रही थी, उस जमीन का 25% से भी कम जो एरिया है वो इस निज सिस्टम के अंडर था। मान लो कि इतने जमीन पे ओवरऑल इंडिगो की खेती होती है। तो ये मैं एग्जांपल के लिए दे रही हूँ, मान लो कोई गांव है, तो किसी गांव में यहाँ पे कोई खेत होगा इंडिगो का, यहाँ पे कोई खेत होगा, यहाँ पे कोई खेत होगा। तो मान लो इन तीनों खेतों को हमने जोड़ के इतनी बड़ी जमीन बना ली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इतने एरिया में इंडिगो की खेती हो रही है, तो उसका 25% से कम जो एरिया है उस पे निच कल्टीवेशन के अंडर खेती होती थी। मतलब बहुत ही कम लेवल पर निच कल्टीवेशन हो रही थी, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे अभी निच कल्टीवेशन ने ग्रो नहीं किया था। द रेस्ट वॉज अंडर एन ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ कल्टीवेशन, द रियोटी सिस्टम। तो 25% से कम जो है उस पे तो निच कल्टीवेशन के अंडर हो रहा था। बाकी जो एरिया है उसमें मेनली क्या हो रहा था, रियोती सिस्टम जो है वो किया जा रहा था। रियोती सिस्टम के अंडर इंडिगो की कल्टीवेशन हो रही थी। एंड नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द रियोती सिस्टम। व्हाट इज रियोती? हियर वी टॉक्ड अबाउट द बीघा, कि एक बीघा जमीन। तो बीघा क्या है, ये एक मेजरमेंट है, जमीन को मेजर करने का एक यूनिट है। अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड, लैंड को मेजर करने का, नापने का एक यूनिट है। जैसे कि वेट को हम नापते हैं ना किलो में, केजीज में, ग्राम में, तो इसी तरीके से हम जमीन को बीघे में नापते हैं, और ये वन ऑफ द वे है मेजर करने का। बिफोर ब्रिटिश रूल द साइज ऑफ दिस एरिया वेरीड। ब्रिटिश रूल से पहले क्या होता था कि अलग अलग जगह पे एक बीघे जमीन के अंदर, मतलब ये जो एक बीघा है वो हर जगह अलग अलग होता था, कि कहीं पे इतना एक बीघा है तो कहीं पे हो सकता है इतना बड़ा एरिया एक बीघा हो। तो अलग अलग जगह पे ये वेरी करता था। इन बंगाल द ब्रिटिश स्टैंडर्डाइज इट टू अबाउट 1/3 ऑफ एन एकड़। बट जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने क्या किया, इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया बंगाल में, कि अब पूरे बंगाल में लगभग 1/3 एक एकड़ का, मतलब 1/3 ऑफ एन एकड़ जो है वो एक बीघा माना जाएगा। तो इससे क्या होगा कि स्टैंडर्डाइजेशन आ जाती है, तो हर चीज में थोड़ी आसानी होती है। जैसे मैनेजमेंट में आसानी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में आसानी होगी, वो रेवेन्यू जो कलेक्ट करते हैं वो आसानी से कैलकुलेट वगैरह कर पाएंगे। तो पहले क्या होता था कि एक बीघा जो जमीन है वो अलग अलग रहती थी। कुछ लोग मानते हैं कि एक बीघा इतना है, तो कुछ लोग मानते थे इतना है, तो कोई मानता होगा इतना है। तो मतलब अलग अलग जमीन मेजरमेंट थी इसकी। बट ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया कि भाई अब से एक बीघा जमीन जो है वो 1/3 ऑफ एकड़ है, कि एक एकड़ का एक तिहाई हिस्सा जो है वो हम एक बीघा मानेंगे, ठीक है।